कैंपस। इस नॉवल को तहरीर किया है अमजद जावेद ने। तभी मैंने देखा कुछ लड़कियां दूसरी तरफ से निकलकर डिपार्टमेंट की जानिब जा रही हैं। ये बेचारी लड़कियां भी ना जाने कहां कहां से आई होंगी। असद ने यूं कहा जैसे उनसे वो हमदर्दी महसूस कर रहा हो। तो क्या उन्हें नहीं आना चाहिए था? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बहरहाल घर से दूर रहना खासा मुश्किल होता है। वो मुस्तरिब से लहजे में बोला। हम ऐसे ही बेमकसद बातें करते हुए फिर से डिपार्टमेंट की राहदारियों में आ गए। हम क्लासरूम में दाखिल हुए तो सभी अपनी अपनी निशिस्तों पर बैठ रहे थे। मैं भी पिछली रो में जाने के लिए बड़ा ही था कि चंद लड़कियों ने मुझे रोक लिया। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये मेरी क्लास फेलोज हैं या मेरी सीनियर क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। मैंने उनकी जानिब देखा और खामोश रहा। बड़ी देर की मेहरबान आते आते एक शौक सी लड़की ने मेरा जायजा लेते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, एक दूसरी मोटी सी लड़की बोली, नवा आया है सोनिया। उसके मजाक खेज अंदाज पर वहां मौजूद हर एक हंस दिया। मैं उसी लम्हे समझ गया कि अब मेरे साथ मजाक होने वाला है और मुमकिन है ये मेरी क्लास की ना हो। तब मैंने बड़े सुकून से कहा, आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? बरखुरदार समझदार है, जल्दी समझ गया है। एक लड़की ने मेरी तरफ देखा और अजीब तरह से हंसते हुए कहा। मुझे गुस्सा आ गया। जाहिर है आप जैसी माओ के बच्चे समझदार ही होंगे। मैंने फौरन ही उसे जवाब दिया तो उसका चेहरा फक हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे ऐसा जवाब दूंगा। तब उसने इंतहाई गुस्से में कहा, बहुत बदतमीज हो तुम। तमीज नहीं है बात करने की। मैंने कौन सा गलत कहा है? तुमने बरखुरदार ही कहा है ना मुझे। मैंने सर्द लहजे में कहा, जानते हो तुम्हारी इस बात के बदले में तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? वो बिभरते हुए बोली, नहीं जानता, बता दो। मैंने फिर सुकून से कहा। तो असद ने फौरन मुझसे कहा, यार अबान, ये हमारे सीनियर क्लास फेलोज हैं। वो फर्स्ट ईयर फूल। करें मजाक? मैंने कब रोका है? ये तो रिश्ते जोड़ने बैठ गए हैं। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, जिसने जलती पर तेल का काम किया। तब उस लड़की ने सबकी तरफ देखकर कहा, चलो मैं देख लूंगी इसे। किसे देखोगी? क्या अभी तुमने मुझे नहीं देखा? मैंने जानबूझकर हंसते हुए कहा। वो गुस्से में तेज कदमों से चलती हुई बाहर चली गई और फिर मेरी तवक्को के मुताबिक दूसरी लड़कियां भी बाहर चली गईं। क्लास में सन्नाटा छा गया। मैंने सबकी तरफ एक निगाह से देखा। मुझे कई निगाहों में अपने लिए तर्स दिखाई दिया कि ना जाने अब मेरे साथ क्या होने वाला है। यही वो मौका था जब मैंने तमाम लड़कियों की तरफ देखा। मुमकिन है उनमें वो एक हो। कौन है वो? काश उसके बारे में मुझे आज ही मालूम हो जाए। कोई बात नहीं अबान, आओ बैठो, कर लेंगे बात उन सीनियर से। तनवीर गोबांग ने जरा ऊंची आवाज में मुझे मुखातिब करते हुए कहा। तो मैंने बड़े सुकून से कहा, ओके, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। ये कहते हुए मैं पिछली तरफ पड़ी एक खाली निशिस्त पर आन बैठा। तभी मैडम जहरा जबी क्लासरूम में आ गईं। वो अधेड़ उम्र स्मार्ट सी खातून थी। गंदुमी रंग गहरे स्याह लंबे बाल जो उन्होंने क्लिप से बांध रखे थे। तीखे नकूश वाली मैडम ने नफीस सा चश्मा लगाया हुआ था। लिबास के रंग और डिजाइन में भी खासी निफासत थी। पहली निगाह में उनकी गर्दन पर नजर पड़ी थी, जो शफाफ, लंबी और खूबसूरत थी। गले में बारीक सी चेन में हल्का सा लॉकेट था। बड़ी धीमी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने क्लास पर निगाह डाली और बड़े शस्ता लहजे में बोली, ये किसने सीनियर्स को भड़का दिया? बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे। ये अबान नामी एक नया लड़का आया है, उसने, एक लड़की ने उठकर कहा और फिर इख्तिसार से सब कह दिया। मैडम गौर से सुनती रहीं और बार बार मेरी जानिब देखती रहीं। सारी बात सुनकर वो मेरी जानिब देखकर बोली, आपने तो आते ही डिपार्टमेंट में हलचल मचा दी। आपको शायद मालूम नहीं कि आपके सीनियर्स खासे तगड़े लोग हैं। उनके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान थी। अच्छी बात है मैडम, वो तगड़े साबित हो जाएं तो मुझे उन पर फख्र होगा। मैंने खड़े होकर बड़े मौद्दब लहजे में कहा तो मैडम के चेहरे पर हैरत दर आई। अच्छी बात है, खैर हम अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। वो सुकून से बोली और लेक्चर शुरू कर दिया। क्लास में सन्नाटा रहा और फिर पीरियड खत्म हो गया।
मैडम के जाते ही क्लास में हल्का हल्का शोर होने लग गया था। मौजू मेरी जात ही था। मैंने किसी की तरफ तवज्जो नहीं की और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। उन्हीं लम्हात में चंद लड़के दरवाजे में आ खड़े हुए। बिलाशुबा वो सीनियर्स ही थे, क्योंकि उनके पीछे वही लड़कियां थीं जो कुछ देर पहले मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई थीं। उन लड़कों के चेहरों पर गुस्से, गजब और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। हर कोई समझ सकता था कि वो मेरी दुर्गत बनाने के लिए आए हैं। इसीलिए तनवीर गोपांग जल्दी से आगे बढ़ा और उनसे कुछ कहने ही वाला था कि एक लीडर टाइप सीनियर ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और फिर बड़े गंभीर लहजे में बोला, ये है वो। उसने इशारा मेरी तरफ किया। हाँ, यही वो बदतमीज है। पीछे खड़ी उस लड़की ने तकरीबन चीखने वाले अंदाज में कहा तो उसने मेरी जानिब देखकर कहा, चलो वहां रोस्ट्रॉम के पास खड़े हो जाओ, देखता हूं तुम कितने बड़े बदमाश हो। और अगर मैं वहां तक ना जाऊं तो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सर्द से लहजे में कहा, तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। तो फिर तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है। इस बार उसके लहजे में वो पहले वाला सन्नाटा नहीं था। मसलन क्या? मैंने फिर उसी अंदाज में पूछा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। उसने गुस्से में कहा, मैं तैयार हूं। ये कहकर मैं उसकी जानिब देखने लगा और किसी भी गैर मुतवक्के अफ्ताद के लिए तैयार हो गया। वो चंद लम्हे मेरी जानिब देखता रहा और फिर इंतहाई गुस्से में बोला, देख लूंगा मैं तुम्हें, तुम किस तरह इस डिपार्टमेंट में रहते हो। मैं यहीं पर हूं, अपना शौक पूरा कर लेना। फिर जब मैंने कुछ किया तो घबराना मत, इतने सारे लोग सुन रहे हैं। धमकी तुम देकर जा रहे हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सुकून से कहा तो वो काफी हद तक ढीला पड़ गया। इस दरमियान तनवीर गोपांग ने सही वक्त पर दखल अंदाजी की और बोला, ओ सर जी, बदतमीजी और मजाक में फर्क होता है। उस लड़की को नहीं चाहिए था कि वो अबान के साथ बदतमीजी करती। आप एक ही तरफ की बात सुनकर यहाँ चढ़ दौड़े हैं। पहले आप असल हकाइक मालूम करते। असद ने फौरी तौर पर मेरी तरफदारी की। आए, फिर वहां बैठकर ये मामला तय करते हैं। उस सीनियर ने दाल गलती ना देखकर क्लर्क के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो मैं फौरन बोला, नो नहीं, सबके सामने यहाँ यही बात होगी। मैं दखलंदाजी नहीं करूंगा। ओ चलो छोड़ो यार, ऐसी भी क्या बात हो गई है। वो मजाक करने आई थी, बदतमीजी करने लगी। उसने भी वैसा ही कह दिया, बात खत्म। अब आप क्या इसके लिए लड़ाई झगड़ा करोगे? तनवीर गोपांग ने बड़ी मलामत से कहा, चलो फिर इसे कहो रोस्ट्रॉम के पर खड़े होकर अपना तारुफ करवा दे, उनकी भी बात रह जाएगी। सीनियर ने कहा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार से कहोगे तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। रोब जमाओगे या बदतमीजी करोगे तो मैं खुद बहुत बड़ा बदतमीज हूँ। चलो मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ। वो सीनियर बोला, नहीं, वो लड़की प्यार से कहे यहाँ रोस्ट्रम पर आकर, और जब तक मैं खड़ा रहूं मेरे साथ खड़ी रहे। तब मैंने मुजायका उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो वो लड़की पैर पटकते हुए ये कहकर मुड़ गई, माय फुट, कुछ नहीं होगा इनसे। सीनियर उस लड़की को जाता हुआ देखता रह गया। अब वो मजीद क्या बात कर सकते थे। वो भी पलटकर वापस चले गए। कहते हैं कि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। मुझे ये उसूल याद था। वो सीनियर उन लोगों के सामने तो कुछ नहीं कह सका, खामोशी से वापस चला गया था। अब दो तरह की ही सूरत हाल सामने आ सकती थी। एक तो ये कि वो बात को भूल जाए और मामला रफा दफा हो जाता, या फिर मेरे बारे में किसी न किसी तौर पर कोई साजिश तैयार हो जाती। ये तयशुदा बात है कि साजिश हमेशा मुनाफिक और घटिया लोग ही तैयार करते हैं, और जो कोई जितनी तवील अरसे की साजिशें करता है वो उतना ही मुनाफिक और घटिया होता है। और मैं जब यहाँ आया था तो हर तरह की सूरत हाल के लिए जहनी तौर पर तैयार होकर आया था। इंसानी फितरत ये है कि वो हमेशा ताकतवर का साथ देती है। उसका झुकाव हमेशा ताकत की तरफ ही होता है। क्लास में पहले दिन के यही वो लम्हात थे जहां मुझे खुद को कमजोर साबित नहीं करना था। बहस उससे नहीं कि कौन कैसी ताकत रखता है। ये ताकत मुख्तलिफ किस्म की भी हो सकती है। जैसे तनवीर गोपांग अपनी चर्ब जबानी या दौलत की ताकत का मुजाहरा मेरे सामने कर चुका था, या असद के पास हमदर्दी जैसे खूबसूरत जज्बे की ताकत थी, या वो ताकत जिसकी बिना पर मैडम ने सीनियर्स को तगड़े कहा था।
लोग वापस चले गए थे और क्लास में सन्नाटा था। शायद वो मेरा रद्द-ए-अमल देखने के मुंतजिर थे। मैंने असद के कांधे पर हाथ रखा और बड़े सुकून से पूछा, और कोई पीरियड है फिर? हाँ, एक पीरियड है तो सही, लेकिन वो सर आज आए ही नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब है फिर चलें, कल मुलाकात होगी। मैंने कहा तो उसने इस्बात में सर हिलाया। मैंने करीब खड़े लोगों से मुसाहिफा किया और डिपार्टमेंट से निकलकर पार्किंग तक आ गया। उस रात पापा से बात करके मैं सो गया था। रात गहरी हो जाने की वजह से जरियाब अंकल को फोन नहीं किया ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अगले ही दिन पहली फुर्सत में उन्हें कॉल कर दी। वो अपने ऑफिस में थे। मेरा फोन पाकर वो बहुत खुश हुए। थोड़ी देर तमहीदी बातें करके मैंने पापा की हालत जार के बारे में बताया। वो खासे रंजीदा हो गए। यार, बात यह है, मैंने ना जाने कितनी बार उसे कहा है कि अगर तुमने उससे बदला लेना है तो आ जाओ, चंद दिन पाकिस्तान में रहो, अपने वालदैन की कब्रों पर जाओ, फातिहा पढ़ो, जैसे भी मुमकिन हो। मैं असलम को तुम्हारे सामने ला खड़ा करूंगा, फिर तुम उसके साथ जो मर्जी कर लेना और वापस बरतानिया चले जाना। बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। मगर वो मानता ही नहीं है, अंदर ही अंदर जल कोड़ रहा है। अब उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है ना बेटे? उन्होंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। अंकल, अगर असलम को एक ही फायर से मार दिया जाए, उसे मरने में चंद लम्हे लगें, तो क्या ये उस आजार, चुभन और दर्द का मुतबादल हो सकता है जो मेरे पापा ने अब तक महसूस किया और करते चले आ रहे हैं? ये कोई इंसाफ नहीं है। मैंने अपना नुक्ता निगाह वाजे करते हुए कहा, क्या होना चाहिए? बोलो, बताओ, तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए? वही हो जाएगा। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारे पापा को बहुत खुश देखना चाहता हूँ। मैं उसे ये गम लेकर मरते हुए नहीं देखना चाहता। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं कर गुजरूंगा। वो जोश जज्बात में बोले, मेरे भी जज्बात ऐसे ही हैं अंकल, जैसे आपके हैं। लेकिन आप ही बताएं, मैं यहाँ बैठकर क्या कर सकता हूँ? मेरी मामा, जिसने बहुत दुख सहे, वो भी इस अजियत में मुब्तला रहीं जिसमें पापा मुब्तला हैं। वो अपने वालदैन से मिलने कराची नहीं जा सकी। यहाँ तक कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार से राब्ता नहीं रखा। मुबादा कहीं मेरे पापा को एहसास हो, वो दुख महसूस करें। अलमास का क्या कसूर है कि उसे इन फिजाओं में जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाए जो उसने देखी ही नहीं। यहाँ वो महफूज तो है। मैंने दुख भरे लहजे में उन्हें बताया तो वो खामोशी से सुनते रहे। मेरी बात खत्म होते ही बोले, मैं ये सब जानता हूँ और समझ भी रहा हूँ। सारे हालात हमारे सामने हैं। बताओ, हम क्या कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं कर सका हूँ, इसलिए मैं कभी तुम्हारे बाप से मिलने भी ना जा सका। मैं शर्मिंदा हूँ उससे। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में उसके लिए तड़प नहीं है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ और कर भी सकता हूँ। मुझे बताओ, मैं अभी कर देता हूँ। उन्होंने पूरे एतमाद से कहा, अंकल, पापा अगर उससे बदला नहीं ले सकते तो मैं लूंगा। मैं यहाँ की जिंदगी छोड़कर पाकिस्तान आ जाऊंगा। कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत खोना तो पड़ता है ना। जब तक मैं ला इल्म था तब की बात और थी, लेकिन अब उसे माफ नहीं करूंगा। मैंने अज़म से कहा, यही बात मैंने तुम्हारे पापा से कही है। वो अपना बिजनेस तुम्हारे हवाले करे और खुद पाकिस्तान आ जाए। फिर दोनों मिलकर उससे अपना इंतकाम ले लेंगे, या फिर जो भी हो सका हमसे वो करेंगे। जहां तक तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान आने की बात है, बेटे, तुम्हारे सामने मुस्तकबिल है। तुम अपनी लाइफ बनाओ। हम तुम्हें इन जोखम में डालना नहीं चाहते। ये हम दोनों का मसला है। हम ही उससे निपट लेंगे। तुम्हारे पापा ने मेहनत करके बिजनेस को जिस सतह पर छोड़ा है, तुम उससे आगे ले जाओ। जब वो पाकिस्तान आए तो उसे कम से कम ये परेशानी ना हो कि वहां कोई संभालने वाला नहीं है। उन्होंने मुझे तफसील से समझाते हुए कहा। तो फिर क्या कहा पापा ने? मैंने तजस्सुस से पूछा। यही कि वो बहुत जल्द तुम्हें कारोबार में एडजस्ट करके पाकिस्तान आ रहा है। उन्होंने सुकून से कह दिया। ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई। मैंने जल्दी से कहा, वो कौन सा फौरन आ रहा है, उसे यहाँ आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो तुम लोगों को एतमाद में लेकर और जहनी तौर पर तैयार करके आएगा। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा, अंकल, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत हद तक जहनी सुकून मिला है। मैंने उन्हें अपनी कैफियत बताते हुए कहा, तुम मेरे बच्चे हो,
अच्छा हुआ तुमने मुझसे इस मौजू पर भी बात कर ली। तुम्हारा बाप बहुत अच्छा और नर्म दिल इंसान है, इसलिए तो इंतकाम लेते लेते इतना वक्त बीत गया। तुम मुझसे बात कर लिया करो, तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो। उन्होंने इंतहाई शफकत से कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ देर अलविदाई बातों के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। जरियाब अंकल आला इंतज़ामी ऑफिसर थे। ऐसे लोग कहीं एक जगह तो रहते नहीं, शहरों शहरों घूमते होते हैं। पापा को एक अच्छा और मजबूत बुनियादों वाला बिजनेस बनाने में उनके मशवरों और हौसलों का बहुत साथ रहा था। एक छोटे जमींदार का बेटा होने के बावजूद उन्होंने खासी मेहनत की थी। दौलत जायदाद तो उन्होंने बनाई ही थी, उसके साथ उन्होंने अहबाब का एक वसी हल्का भी बना रखा था। शायद लड़कपन ही से उनके लाशऊर में ताकत के हसूल की ख्वाहिश जड़ पकड़ गई थी। अब जबकि वो अपनी मुलाजमत से सबकदोश हो जाने वाले थे, वो अपनी जिंदगी को एक नई तर्ज से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शुरू करना चाह रहे थे। उन्होंने शादी अपने ही खानदान में की थी, जिससे उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां फरा और फरवा बहुत ज़हीन थीं और आला तालीम हासिल कर रही थीं। फरा मुझसे बड़ी थी, फरवा मेरी हमउम्र और अबान मुझसे छोटा था। वो अपनी मुख्तसर सी फैमिली के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। रिजल में हमारी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी बसर हो रही थी। मगर जब से मैंने पापा का दुख सुना था, तब से मेरी ज़िंदगी में बेचैनी दर आई थी। अब मैं पापा को ज़्यादा वक्त देने लगा था। उन्हें ले जाता, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करता, उन्हें घुमाता फिराता। यहाँ तक कि एक दिन मेरी मामा ने बहुत खुशगवार मूड में कहा, ये आजकल तुम बाप बेटे को क्या हो गया है? क्या हो गया है मामा? मैंने हैरत से पूछा। यूं लगता है जैसे 2 नौजवानों की नई नई दोस्ती हो गई हो। तेरे पापा तो जैसे हमें भूल ही गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, ओ बीवी, तुझे यूं ही लगता है, तुम कोई भूलने वाली चीज हो। मैं तो बिजनेस इसके हवाले कर रहा हूँ। ये वहां पूरी तरह एडजस्ट हो जाए तो फिर सारा वक्त तेरे लिए ही तो है। पापा ने हंसते हुए कहा, आप लोग जो मर्जी करें, मैं और मेरी अलमास, हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। मेरे बेटे की जिंदगी बहुत अच्छी हो, एक माँ, इससे ज्यादा और क्या चाह सकती है? मामा ने दुआया अंदाज में कहा तो माहौल में एकदम से तकद्दुस भर गया। उन दिनों मैं पूरी तवज्जो से बिजनेस को समझ रहा था। मेरी जरियाब अंकल से रोजाना बात हो जाया करती थी। वो चाहे भूल भी जाएं, लेकिन मैं उनसे जरूर बात किया करता था। उनकी बातों से मुझे बहुत हौसला मिला करता था। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते रहते थे। उनसे बातें करके मुझे यूं महसूस होता था कि मैं कोई जिम्मेदार किस्म का बंदा हो गया हूँ। वो पुराना खलंदड़ा सा लड़का न जाने कहाँ खो गया था, जिसकी हजारों दिलचस्पियां हुआ करती थी। वो कौन सा काम था जो मैंने नहीं किया था? मेरी फितरत में थ्रिल था। हर वो काम जो नामुमकिन दिखाई देता था, मैं उसे ही हमेशा करने की कोशिश किया करता था। क्योंकि इस बिजनेस को मैंने एक चैलेंज समझकर कबूल किया था, इसलिए हफ्तों के मामलात दिनों में तय करने लगे थे। पापा मुझसे बहुत खुश थे और मैं भी इत्मीनान महसूस कर रहा था कि एक दिन जरियाब अंकल का फोन आ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद वो बोले, तुम 2-3 हफ्तों में पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाओ। कम से कम 6 महीने से पहले वापस रिजडल नहीं जा पाओगे। जहन यही बनाकर आना कि तकरीबन 2 साल यहाँ रहना है। ऐसी क्या बात हो गई है अंकल, खैरियत तो है? आपने यूं एकदम, मैंने हैरत से पूछते हुए फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। तुम यहाँ आ जाओगे ना तो पूरी तफसील बता दूंगा। वैसे तुम्हारा हैरान होना बनता है कि कहाँ तुम्हें वहां पर एडजस्ट किया जा रहा था और कहाँ तुम्हें अचानक यहाँ पाकिस्तान बुलवा रहा हूँ, और वो भी 2 साल के लिए। उन्होंने पुरसुकून अंदाज में कहा, आपने पापा से बात की? मैंने तजस्सुस से पूछा। हाँ कर ली। जो कुछ मेरे जहन में है वो भी मैंने उनसे शेयर कर लिया है। तुम बस फौरन तैयारी करो और आ जाओ। ज्यादा सामान उठाने की जरूरत नहीं, हर चीज तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। वो इसी पुरसुकून लहजे में बात कर रहे थे। अब सिवाय उनकी बात मानने के मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने उनसे तय कर लिया कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर पहली मिलने वाली फ्लाइट से उनके पास आ जाऊंगा। तकरीबन तीसरे हफ्ते के दरमियान एक रात मुझे पापा, मामा और अलमास एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए मौजूद थे। मामा खासी पुरसुकून थी, मगर पापा का चेहरा खासा धुआं धुआं हो रहा था।
इससे मैंने अंदाजा तो लगा लिया था कि कुछ ऐसा है जो उन्हें परेशान कर रहा है। जाहिर है वो मेरे पाकिस्तान जाने की वजह से ही परेशान थे। क्या था? जरियाब अंकल ही ने मुझे बताया था। कुछ भी मालूम ना होने के बावजूद मैं पापा को बहुत तसल्लियां देता रहा, उनका हौसला बढ़ाता रहा, क्योंकि ये तय था कि मेरा वहां जाना असलम ही से मुताल्लिक हो सकता था और मैं जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर हर तरह के हालात के लिए तैयार था। दरअसल मेरे अंदर कुछ अजीब से जज्बात परवरिश पा गए थे। पापा की हजीमत, उनका अंदर ही अंदर पा लेने वाला दुख और बेबसी की हालत मुझसे नहीं देखी जा रही थी। मुझे यूं लगा था कि जैसे मेरी अपनी जिंदगी एक जगह आकर रुक गई है और अब मुझे अपने पापा की जिंदगी गुजारनी है, जो सारी जिंदगी एक अनजाने दुख और बोझ तले गुजर गई थी। अब जबकि वो आखिरी उम्र में है और मैं उनका बेटा उन्हें इस बोझ से निजात ना दिला सकूं, तो मेरा होना क्या हुआ? मेरा वो पापा जिसने सारी जिंदगी मुझे फूलों की सेज दी और खुद कांटों पर लौटता रहा। ये मेरा अपना फर्ज था कि मैं उन्हें एक पुरसुकून जिंदगी देने के लिए अपना आप दांव पर भी लगा देता। तो ये मेरा फर्जे मनसबी है। कभी कभी तो असलम की गर्दन नापने के लिए मुझे सिर्फ फासला और वक्त ही हायल दिखाई देता था। दिल चाहता था कि उठूं और उसे जाके उधेड़ कर रख दूं। फ्लाइट का वक्त करीब आ गया था, तो पापा ने इस अंदाज से मुझे रुखसत किया जैसे कोई दिल पर भारी पत्थर रखकर मुझे विदा कर रहा हो। मामा और अलमास से मिलने के बाद पापा से गले मिलते हुए बोला, पापा आप भी दुआ करना और मामा से सारी बात कहकर उन्हें भी दुआ के लिए कहिएगा। आप यकीन जाने आपकी दुआओं के सदके आपका बेटा कामयाब लौटेगा। आमीन सुम्मा आमीन। ये कहते हुए पापा ने मुझे खुद से जुदा किया। मैं तेजी से अंदर की जानिब बढ़ गया। मुझे मालूम था कि एयरपोर्ट से बाहर जरियाब अंकल और आपी फरहा मेरे इंतजार में होंगे। मेरे पास एक छोटा सा बैग था, इसलिए एयरपोर्ट के मराहिल से जल्दी गुजर गया। मैं उन दोनों की तस्वीरें बहुत दफा देख चुका था, इसलिए पहली निगाही में उन्हें पहचान गया। मैं उनके गले लग गया तो मेरी पीठ थपकते हुए बोले, देखो हम पहली बार मिल रहे हैं, मगर जहनी तौर पर हम एक दूसरे के कितने करीब हैं। ये तो है अंकल, मैंने कहा तो एक नौजवान सी लड़की ने मुझे गले लगा लिया और प्यार से बोली, पता है मैं कौन हूँ? फरा आपी। मैंने हंसते हुए कहा तो वो बहुत प्यार से बोली, नहीं बल्कि मेरा भाई। अबान तो फरवा का भाई है, अब मेरा भाई आ गया है तो हम दोनों मिलकर खूब उनकी धुनाई करेंगे। इस पर जरियाब अंकल ने जोरदार कहकहा लगाया और फिर बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोले, देखना बेटे, इसकी बातों में नहीं आ जाना। वो जैसा कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यहाँ मामला ऐसा है। नहीं पापा, मैं कम से कम इसके साथ ऐसा नहीं करूंगी। ये मेरा भाई है, कोई इसकी केयर करे ना करे, मैं जरूर करूंगी। फरा आपी ने बहुत प्यार और संजीदगी से कहा, मैं खुशकिस्मत हूँ आपी, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है और ऐसे किसी रिश्ते के लिए मेरे दिल में हमेशा शदीद ख्वाहिश थी, जो अब पूरी हो गई है। अच्छा चलो जल्दी से घर चलें, वो नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जरियाब अंकल ने कहा तो हम तीनों पार्किंग की जानिब चले गए। आंटी फरहाना, अबान और फरवा हमारे मुंतजर थे। वो सब बहुत प्यार से मिले। एक जरा सी भी अजनबियत का एहसास नहीं था। मुझे लगता था जैसे मैं अपने ही घर में आ गया हूँ। चलो सीधे नाश्ते की मेज पर, फिर बाद में होता रहेगा आराम, आंटी ने कहा तो हम सब नाश्ते की मेज पर जा पहुंचे, जहां नाश्ते के नाम पर साग से लेकर टोस्ट तक पड़े हुए थे। इस कदर एहतमाम देखकर मैंने फरा आपी से कहा, लगता है मैं किसी अजनबी के घर आ गया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हम अपने ही घर में आए हैं, तो ये एहतमाम, क्या रोजाना ऐसा ही नाश्ता करना पड़ेगा? मैंने मसनूई हैरत से कहा तो सब हंस दिए। आज अय्याशी कर लो, कल से तो फकत पराठा अचार ही मिलेगा, फरवा ने तेजी से कहा। क्यों जी, इसे वही नाश्ता मिलेगा जो ये चाहेगा, फरहा ने बाकायदा मेज पर हाथ मारते हुए कहा। तो जरियाब अंकल ने हंसते हुए फरहाना आंटी से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये अब फरा का भाई है। इसकी देखभाल में जरा सी भी कमी आई तो एहतजाज फरा ने ही करना है। बस तो फिर ये गया अपने काम से, बस चंद दिन लगेंगे इन्हें पागल होते हुए, फरवा ने हंसते हुए कहा। हाँ, जैसे आप ही खुद हैं। अबान ने लुकमा दिया तो उन दोनों की तरफ गौर से देखते हुए फरा आपी ने इंतहाई संजीदगी से कहा, इस वक्त हम अल्लाह के दिए हुए रिस्क के सामने बैठे हैं, इसलिए मैं किसी किस्म की कोई बहस नहीं करूंगी, लिहाजा नाश्ता शुरू किया जाए। फिर ऐसी ही नोक झोंक
रिजडिल वालों के बारे में हाल अहवाल, पाकिस्तान के मौसम और मुकामी हालात पर बातें करते हुए नाश्ता ख़त्म किया। लो भाई, तुम करो आराम और मैं चलता हूँ ऑफिस, बाद में आकर सुकून से बातें करेंगे। जरियाब अंकल ने उठते हुए कहा। ठीक अंकल, जैसा आप चाहें, मैंने मुअद्दब अंदाज में कहा तो फरा आप ही बोली। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं, वहां आराम करो। ये कहते हुए वो चल दी। मैं उनके पीछे चल पड़ा। दूसरी मंजिल पर एक कुशादा बेडरूम में जाते ही सुकून का एहसास हुआ। वो चंद मिनट ठहर कर चली गई और फिर मैं जो सोया तो शाम की खबर लाया।